की इस वीडियो में हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल को देखेंगे। फ्यूल्स का प्रिंसिपल जो होता है वो टोटल 14 प्रिंसिपल होते हैं फ्यूल्स के, और मैं एक एक करके हर एक प्रिंसिपल को डिफाइन करूँगी। ओके, और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो आपके स्कूल के या फिर कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स हो या फिर वो एक्सटर्नल्स एग्ज़ाम हो। इसके केस स्टडी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स काम को डिवाइड करना। कैसे देखते आइए। होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट। एक पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, स्मॉल यूनिट्स में और स्मॉल टास्क में बांटा जाता है। क्यों? वर्क शुड बी असाइन्ड टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। और जो वर्क है वो हर एक पर्टिकुलर इंसान को ये वर्क दिया जाता है, छोटे छोटे वर्क्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। तो हर इंसान को ये छोटे छोटे वर्क दिए जाते हैं उसके कैपेसिटी, उसके एक्सपीरियंस और उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब क्यों दिए जाते हैं उनके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कैपेसिटी के हिसाब से ये सारे वर्क? तो when a person performing a part of work again and again, he will become perfect and specialized in doing that work and efficiency will improve. अब जो ये छोटे छोटे वर्क पर्टिकुलर पर्सन को दिए गए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, तो ये क्यों दिए गए? ताकि वो जो इंसान है वो अगर इस पार्ट ऑफ जॉब को बार बार इस काम को बार बार अगर वो कर रहा है तो वो क्या होगा कि इस काम में परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा और उसके एफिशिएंसी लेवल में भी इंक्रीजमेंट आएगी। तो इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि एक होल वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और हर पर्टिकुलर इंसान को उसके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे क्या किया जाता है कि काम को दिया जाता है, ताकि जब वो इस काम को बार बार रिपीट करे, बार बार पूरा करे, तो वो इस काम में परफेक्ट हो जाए, इस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाए और उसकी एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज हो जाए। तो इस प्रिंसिपल में यही होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, हमें जो पावर मिलती है उसे हम अथॉरिटी कहते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है कि जो वर्क हमें मिला है उन्हें हम टाइम पे कंप्लीट कर सके। और क्या है इसमें? इन दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी मस्ट मैच विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Excess of authority may bring negative result and excess of responsibility without matching authority not allow the worker to complete his job on time. अब क्या होता है कि अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो इन दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि अगर एक्सेस अथॉरिटी रहेगी तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, या फिर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो जो वर्कर्स है वो अपने जॉब को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन दोनों के बीच में पैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इन दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। लाइक एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि मुझे मेरे सुपीरियर ने 100 बुक्स बनाने को कहा है, तो मुझे तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन मैं अब रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊं? अथॉरिटी तो वो देना भूल ही गए, या फिर उन्होंने अथॉरिटी मुझे दी ही नहीं। तो जब टाइम आया कि मैं उस 100 बुक को उनके सामने ले जाके रखूं, तो क्या पता चलता है कि मैं तो वर्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अथॉरिटी ही नहीं मिली थी, तो मैं रॉ मटेरियल्स को ख़रीद नहीं पाई, जिसके कारण क्या हुआ कि मैंने अपने जॉब को टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई पर अथॉरिटी नहीं दी गई। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी मिले, ताकि मैं वर्क को कंप्लीट कर पाऊँ और किसी टाइप की कोई नेगेटिव रिजल्ट ना मिले।
तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो हम लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। आइए चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है। इट रेफर्स टू जनरल रूल रेगुलेशन फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है? डिसिप्लिन सारे रूल्स रेगुलेशंस को शो करती है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस होने ज़रूरी है। ये एक सिस्टमैटिक वर्किंग में हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। लाइक मेरे स्कूल है या फिर हमारे जो भी कॉलेज है, वहाँ पे भी रूल रेगुलेशंस या डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो सिस्टमैटिकली रन कर पाए। ओके, तो और क्या है इसमें? Discipline is required for both superior as well as subordinate. It required good, clear, fair agreement between superior and subordinate. अब क्या है यहाँ पे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर डिसिप्लिन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट के लिए नहीं होते, वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं होते, वो उसके सुपीरियर के लिए भी होते हैं, ताकि सुपीरियर ने जो एग्रीमेंट किया है, जो भी एग्रीमेंट किया हो, वो फेयर हो, वो क्लियर हो, ताकि जो फेथ है, जो भी एम्प्लॉयज़ का फेथ है उनके सुपीरियर पे, वो ना टूटे, उनके बीच अच्छी रिलेशन हो और वो उनके बातों से मोटिवेट हो। अगर मैंने उन्हें ये श्योरिटी दी है या फिर उनके साथ ये एग्रीमेंट किया है कि अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न की तो हर एक एम्प्लॉय को रेन्यूमरेशन मिलेगा, तो ये एग्रीमेंट उन्हें फॉलो करना होगा कि जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करे तो हर एक एम्प्लॉय को उस प्रॉफिट का सरप्लस उन्हें मिले। वरना क्या होगा, अगर मैं ये फॉलो नहीं करती हूँ तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो काम को करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, वो सुपीरियर के बातों से मोटिवेट नहीं होंगे और फिर क्या होगा कि काम सही टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो डिसिप्लिन है वो सबऑर्डिनेट के लिए तो है ही, साथ ही साथ सुपीरियर के लिए भी होता है। ओके, तो ये हो गया थर्ड प्रिंसिपल। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें ऑर्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से मिलने चाहिए, और अगर एक बॉस से नहीं मिलेगी तो क्या प्रॉब्लम होगा? If order comes from more than one boss, then he will refuse and not able to understand whose order must be executed first. अब क्या होगा कि एम्प्लॉय को अगर एक बॉस से ऑर्डर ना मिलके बहुत सारे बॉस से मिल रहा है ऑर्डर, या फिर मोर देन वन बॉस से मिल रहा है ऑर्डर, तो क्या होगा कि वो रिफ्यूज कर जाएगा। वो ये समझ नहीं पाएगा कि मुझे किसके ऑर्डर को पहले फॉलो करना है या फिर किसके काम को सबसे पहले कंप्लीट करना है। और उसे बहुत सारे एम्प्लॉय को क्या करना होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अगर एक से ज़्यादा बॉस के ऑर्डर उसे मिल रहा है तो वो क्या करने लगेगा? एक्सक्यूजेस देने लगेगा कि मुझे उस बॉस ने ऑर्डर दिया था इसलिए मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, मुझे उस बॉस ने ऑर्डर दिया था इसलिए मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ। इसीलिए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वेल रन करवाना है, अच्छे से रन करवाना है और टास्क को कंप्लीट करवाना है, तो ये ध्यान में रखना होगा कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो एक बॉस से ही मिले, एक से ज़्यादा बॉस से ना मिले। ओके, तो ये इसमें क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड में यही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? इट रेफर्स टू वन यूनिट मीन्स वन प्लान। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डायरेक्टेड वन डायरेक्शन दैट इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। इसमें क्या होता है कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान होता है, मतलब जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक कॉमन गोल होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल का एक ही कॉमन गोल होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो सके, ऑर्गेनाइजेशन ने जिस गोल को डिसाइड किया है वो अचीव हो सके। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हर इंडिविजुअल को कॉमन गोल रखना होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। और
इससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ करती है, कोऑर्डिनेशन बिल्ड होती है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है कि हर एक मेंबर के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी बैठती है, जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये था। नेक्स्ट पॉइंट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग गोल होते हैं और अगर पर्सन्स जो है, एम्प्लॉयज जो है, उनके भी अपने अपने गोल होते हैं कि उनका भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अगर एक एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से इंडिविजुअल भी अपने गोल को अचीव कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं अगर उन दोनों के जो गोल है वो कॉमन हो तो। लेकिन अगर एम्प्लॉय का जो गोल है वो अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि जो एम्प्लॉय है उसे अपने एक्सपेक्टेशन मीन्स उसे अपने जो गोल है या फिर जो उसके ऑब्जेक्टिव है उसे सेक्रीफाइस करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो चाहता है कि उसे प्रॉफिट में से सरप्लस उसे मिले और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस जो एम्प्लॉय है वो उस एम्प्लॉय को सरप्लस मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और एम्प्लॉय जो है उसे सरप्लस चाहिए, तो यहाँ पे तो सरप्लस देना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या करना होगा, अपने ऑब्जेक्टिव को सेक्रीफाइस करना होगा। तो इस पॉइंट में यही है। इसके बाद वाले पॉइंट में है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन मीन्स क्या होता है, इन दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय मस्ट बी पेड फेयर और एडुकेटली टू गिव दैम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें फेयर पेड करना होता है, जो उन्हें सैलरी मिलने वाली है, जो उन्हें सैलरी मिलती है वो फेयर मिलनी चाहिए और एडिक्वेट मिलनी चाहिए, ताकि जो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो। ओके, वो सेटिस्फाई हो अपने पेड अमाउंट से। अगर उन्हें अंडर पेड किया जा रहा है या फिर कम सैलरी दी जा रही है तो वो क्या करेगा, अनसेटिस्फाई हो जाएगा। और एक अनसेटिस्फाई पर्सन कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली अपना मैक्सिमम नहीं दे पाता है, वो कभी अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएगा अगर वो अंडर पेड रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई हो अपने सैलरी से, अपने पेड अमाउंट से वो सेटिस्फाई हो, तभी वो अपना मैक्सिमम दे पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगी, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा। ओके, तो हमने 7 प्रिंसिपल को कवर अप कर लिया। सॉरी गाइस, मैं पूरे 14 प्रिंसिपल को इस वीडियो में कवर अप नहीं कर सकती क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और 7 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।